तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन ए वार्म वेलकम इन क्रिएटिव कॉमरेड। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेबर लॉ के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। हम कोई ये क्वेश्चन हम आप खुद से नहीं बना रहे हैं, ये क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये थर्ड लेक्चर है, 2 लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिया है। उन लेक्चर को जरूर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली क्या है, वो जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किए गए हैं वो स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अगर आप करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हो तो आप मैराथन वीडियो देखिए लेबर लॉ का। उसमें मैंने मैक्सिमम करंट पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो 3 आवर का मैराथन वीडियो है लेबर लॉ का, वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर आप करंट से रिलेटेड लेबर लॉ के बारे में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो वो मैराथन वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये लेबर लॉ के कुल कुछ क्वेश्चन है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए, तो पहले कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जिस जिस क्वेश्चन पे मैंने टिक किया है वही क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट है और हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है बोला गया है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सब्सिस्टेंस अलाउंस फाइंड प्लेस अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। चलिए, इसका हिंदी वाला सेक्शन भी दिखा देते हैं आपको। हिंदी पूछा गया है कि निर्वाह भत्ता से संबंधित उपबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किया गया है। ठीक है ना। ऐसा ये पूछा गया है कि जो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हमारा सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसकी बात कौन से एक्ट के अंतर्गत बात की गई है, उसकी बात हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के अंदर सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात की गई है। अब ये क्या होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है वो क्या बताता है, वो एक्चुअली ये जो हमारा एक्ट है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये क्या बताता है, ये सर्विस रूल के बारे में बताता है। एक मिनट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। ठीक है ना, यहाँ पे चलते हैं। तो ये क्या, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये सर्विस रूल जो एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है ना। जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए जो रूल बनाया गया है वो किसके अंतर्गत डिफाइन किया जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है ना। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन की अच्छी कंडीशन है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है, हजारडस चीज़ों से सिक्योरिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें, ये 2 चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं, सर्विस रूल एंड वर्किंग कंडीशन। अब कुछ बातें और मैं बताता हूँ इसके बारे में। स्टैंडिंग ऑर्डर किस स्टेबलाइजमेंट में लागू होगा, अगर किसी भी संस्था में, किसी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं, तब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई कर सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है, देखिए जनरल अपना क्या है, जनरल रूल क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में 100 से ज़्यादा, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा अगर वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली लागू होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी कंपनी में मान लीजिए 98 वर्कर है, 100 वर्कर नहीं है, अब लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि इस फर्म में, इस फैक्ट्री में स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होना चाहिए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई कर सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्या क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या जानकारी दी जाती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन के क्लासिफिकेशन की, शिफ्ट के टाइमिंग की, अटेंडेंस की, टर्मिनेशन की, ये सब, बाकी लीव के रूल, ये सब रूल दिए गए हैं। ठीक है ना। अब पहुंचते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस में। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, ये मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को इसके मान लीजिए किसी कारण से इसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है ना। अब ये सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बोलता है ड्यूरिंग सस्पेंशन, इसके सस्पेंशन के दौरान इसे 3 माह तक 50% ऑफ
वेजेस का 50% इसे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसे मतलब यही होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस, जिसे बोलते हैं निर्वाह भत्ता। अगर ये सस्पेंडेड है मतलब ये काम में नहीं जा रहा है, तो इस समय क्या किया जाएगा, 3 माह तक इसे इसके सैलरी का 50% प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। यही होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। और ये अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है मतलब आपको प्रोवाइड करना ही होगा चाहे कोई भी कंडीशन हो। आपको सस्पेंशन के दौरान सब्सिस्टेंस अलाउंस निर्वाह भत्ता प्रोवाइड कराना ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद जब 3 मंथ गुजर जाता है तो फिर आगे से 75% प्रोवाइड कराया, 75% ऑफ वेजेस इसको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है सब्सिस्टेंस अलाउंस का कंडीशन, ठीक है ना। तो बस, तो इतनी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ठीक है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हमारा ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है लेकिन फिर भी इसमें श्रम की बात की गई है, तो मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि उत्पाद की मांग में परिवर्तन, उत्पाद की मांग में परिवर्तन जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ती है, इसमें श्रम के सीमांत राजस्व उत्पाद में बढ़ोतरी होगी और इसलिए श्रम की मांग बढ़ेगी। यह कथन गलत है, यह कथन सही है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका इंग्लिश वाला वर्जन भी हम दिखा देते हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आया होगा। change in product demand that increase the product price will raise the marginal revenue product of labor and therefore increase the demand for labor। अब ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए एप्पल है, ठीक है ना। मान लीजिए एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो जब एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो रही है फ्रेंड्स, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, लेबर 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 फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेबर फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तो लेबर फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा तो क्या, लेबर के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। रेज द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट लेबर, तो प्रोडक्ट के लेबर में भी रेज होगा, ठीक है ना, मतलब इंक्रीज होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज नथिंग टू डू विथ मार्जिनल रेवेन्यू, इस ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहा है, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज नथिंग टू डू विथ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एक्चुअली क्या होता है, जो लेबर का इनकम है वो लेबर की रिक्वायरमेंट कब राइज होती है, ठीक है ना। तो लेबर की रिक्वायरमेंट डिमांड साइड पे कभी डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। लेबर की रिक्वायरमेंट द डिमांड साइड पे कभी डिपेंड नहीं करती, लेबर की रिक्वायरमेंट हमेशा सप्लाई साइड पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। सप्लाई साइड पे डिपेंड करती है, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तभी लेबर का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो डिमांड पे डिपेंड नहीं करता फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ये भी सही है, ठीक है ना, ये सही है, लेकिन ये सही है लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन, इसका ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 पे चलते, इवन इफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सेल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका वही हिंदी वाला वर्जन है। इसका आंसर क्या है, यह कथन सही है। अब अगेन ये क्वेश्चन आया है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है लेकिन ये लेबर लॉ से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज लेफ्ट आउट वाइल कैलकुलेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप नेचुरल रेट कैलकुलेट करते हो तो उस समय आप किसे कंसीडर नहीं करोगे। तो देखिए नेचुरल एम्प्लॉयमेंट कैसे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। ये होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का फार्मूला। तो इससे ये पता चल गया कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल तो होगा ही। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, साइक्लिक एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो अब इन दोनों मेरे को डाउट है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लेकिन अगर मैं होता तो मैं क्या मार्क करता, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट
नेचुरल नेचुरल जब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर नहीं करते। साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर मैं होता तो आंसर 4 मार्क करता है। इसके आंसर के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आप इसके बारे में कंफर्म हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, उसका हिंदी वाला वर्जन ये है जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, फिर से स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इज सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर शैल नॉट मॉडिफाइड अंटिल द एक्सपायरी पीरियड फ्रॉम द डेट द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कम इनटू द ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है आपका, एक स्टैंडिंग ऑर्डर अभी आपने पास कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर में स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया मतलब उसमें कुछ रूल है, कुछ कंडीशन है, ठीक है ना। तो अब लेकिन आप क्या करना चाहते हो, अब इसमें आप कुछ रूल चेंज करना चाहते हो, तो आप कब तक नहीं कर सकते, अगले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगले 6 मंथ तक आप रूल नहीं चेंज कर सकते। जब 6 मंथ के बाद ही वो रूल आप फिर से चेंज करोगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है ना। हिंदी वाला सेक्शन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये कौन, ये जो आपको इसका हिंदी वाला वर्जन में पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। तो वही पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये देखिए, ये लेबर लॉ का, लेबर मिनिस्ट्री का वेबसाइट है। क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि देखिए, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेबर लॉ का जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है। लेबर लॉ का जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है। तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड, ठीक है ना। तो आपका ऑयल फील्ड के लिए, ऑयल एंड माइंस के सेफ्टी के लिए, ये सब इस सेफ्टी के लिए जो भी इशू होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। एंटी नंबर 52 है, 55 है। एंटी 22 बोलती है ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिस्प्यूट, ये सब आएगा। ट्रेड यूनियन आएगा आपका, इंडस्ट्री एंड लेबर डिस्प्यूट ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इंडस्ट्री डिस्प्यूट कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉय ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सोशल सिक्योरिटी के जो बातें हैं वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगी। यूनियन एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो सभी यूनियन एजेंसी है एंड जो भी सभी इंस्टीट्यूट है जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी, ठीक है ना। तो ये भी आपका आता है कंकरेंट लिस्ट में। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑयल फील्ड आता है, ट्रेड यूनियन आ रहा है, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर ये भी आ रहा है। तो क्या नहीं आ रहा है, फैक्ट्रीज, ठीक है ना, ये नहीं आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैक्ट्रीज। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वाले इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको मैंने पढ़ के बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू डिफाइन चाइल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट है इसको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 में किए गए उपबंधों के अनुसार बालक की सही परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा, चाइल्ड की सही परिभाषा, इस एक्ट के अनुसार चाइल्ड की सही परिभाषा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये एक्ट है, बाल और श्रम किशोर किशोर प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986, इसमें ये बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो सभी ऐसे बच्चे, ऐसे बालक जिनकी उम्र 14 साल से कम है, ठीक है ना, 14 साल से कम है, वो किसी फैक्ट्री, माइन या हजार्डस इंडस्ट्री में, हजार्डस मतलब जहाँ पे केमिकल का यूज होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जिसमें लंबे समय तक काम करना सेहत के लिए हानिकारक है, वो हजार्डस के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो जिनकी आयु 14 वर्ष है वो
फैक्ट्री, माइन या हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एक्ट और बातें बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आपका आपकी पूरी फैमिली किसी पर्टिकुलर प्लेस पे काम कर रही है तो आप अपने फैमिली के सपोर्ट के लिए भी ऐसे कंपनी या फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलता है, तो इसके अनुसार बालक की परिभाषा ये है कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष नहीं हुई है वही बालक है। बाकी सब चीजें हम नहीं, बाकी सब चीजों में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष नहीं हुई है वही क्या है, आपका बालक है, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन में और ऐड करना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो उस समय क्या हो जाएगा, उसमें जो पेनल्टी आएगी वो क्या हो जाएगी, 3 to, देखिए उसमें जो आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है वो 3 मंथ से 1 साल तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। 3 महीने से 1 साल तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आपको इस रूल का वायलेशन करते हुए पाया जाता है, ठीक है ना। कितना कितना आप पे फाइन लगाया जा सकता है, 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक आप पर फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज और, जैसे मान लीजिए अभी एक बार आपको पकड़ लिया गया लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया तो उस कंडीशन में आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है ना, और मिनिमम 6 मंथ और 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 which of the following authority advised the appropriate government for fixing and revising minimum wages and coordinating the work, sorry, wait a minute friends, 1 minute। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 which of the following authority advised the appropriate government for fixing and revising minimum wages and coordinating the work of committee and subcommittee constituted under the act, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मैं इसको हिंदी में पढ़ के एक बार बता देता हूँ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकरण समुपयुक्त सरकार को न्यूनतम मजदूरी के नियतन और पुनरीक्षण तथा अधिनियम के अधीन गठित समितियों और उप समितियों के कार्य के समन्वयन की सलाह देता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, पहले हम उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है वो क्या बातें बोलता है, वो ये बातें बोलता है, ये एक्ट क्यों लाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का मेन एम ये है कि मिनिमम रेट डिफाइन करे, ठीक ना, एक ऐसा रेट डिफाइन करे कि इससे कम सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलनी चाहिए अगर वो किसी सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, ये कहाँ पे अप्लाई होगा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये, ठीक है, 1948, तो ये एक ही कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता, एक ही कंडीशन होती है जहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए कोई भी नौकरी है, किसी भी टाइप का काम है जो पूरे स्टेट में अगर उस काम के लिए 1,000 से भी कम एम्प्लॉय हैं, अगर पूरे स्टेट में उस काम के लिए 1,000 से कम एम्प्लॉय है, तब हम ये मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ पे लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाकी हर कंडीशन में मिनिमम वेजेस एक्ट आपका लागू होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, अब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, ठीक है ना। अब कितना किसको देना है, कितना वेजेस किसके लिए डिसाइड करना है, ये कौन डिसाइड करता है, कितना वेजेस कितना मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये कौन डिसाइड करता है। तो इसके लिए देखिए, एक एडवाइजरी बोर्ड होता है। क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड। एक मिनट, इसको ऐसे देखते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। तो देखिए, एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक है ना, एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, देखिएगा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। ये एडवाइजरी बोर्ड, 2 टाइप का एडवाइजरी बोर्ड होता है। एक आपका होता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है,
एक होता है आपका स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और एक होता है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है ना। एक होता है आपका स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, एक होता है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो स्टेट एडवाइजरी, देखिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, जैसे मान लीजिए स्टेट में, आपके पर्टिकुलर स्टेट में आपका मिनिमम वेजेस डिसाइड करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करेगा। अब इस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, इस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में जो हमारे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब जो ना ही एम्प्लॉय से जुड़े हैं, ना ही एम्प्लॉयर से जुड़े हैं, ना ही किसी ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं। तो कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं जो जिन्हें इनका चेयरमैन बनाया जाता है, वही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग ऑफ मिनिमम वेजेस। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है। अब देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को सलाह देता है, ठीक है ना, सलाह देता है टू मैनेज एंड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। याद रखिएगा जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है होता है, वो आपको आपके स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को सलाह देता है टू मैनेज एंड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो इसका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड दिया हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, एडवाइजरी कमेटी नहीं। आपके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो एडवाइजरी बोर्ड या तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो मैंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम आपको बता दिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है ना। तो ये देखिए अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सलाहकार बोर्ड, ठीक है ना हिंदी में। अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेशन कम्स अंडर विच वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। हिंदी में पढ़ के इसको बताता हूँ। दुकानें और वाणिज्यिक स्थापना विधान श्रम विधान की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मतलब आपकी जो शॉप्स हैं इसके और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपके श्रम कानून के किस किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा फ्रेंड, जो आपका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इस वो किस कानून के अंतर्गत आता है, एक मिनट। तो लेबर लॉ का जो प्राइमरी फंक्शन है, एक्चुअली जो शॉप में काम करते हैं, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनके सिक्योरिटी, उसका प्राइमरी काम क्या है गवर्नमेंट का, कि लेबर लॉ का प्राइमरी काम क्या है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। तो ये याद रखिएगा, जो आपके शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इनको एक लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है ना। ये लाइसेंस तभी दिया जाता है जब ये सब उस पर साइन करेंगे कि हम ये रूल फॉलो करेंगे, हमारे अंदर जो वर्कर काम करेंगे हम उनकी सेफ्टी के लिए पूरा ध्यान देंगे। तो इसका प्राइमरी वर्क क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी आता है, सोशल सिक्योरिटी भी आता है, आपका वेजेस से रिलेटेड भी बात आती है कि हम इतना उनके लिए वेजेस देंगे, सोशल सिक्योरिटी दे देंगे। सोशल सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, ऐसा बोल रहा है कि किस विधान श्रम के अंतर्गत आता है, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट डिजिग्नेशन कम्स अंडर विच वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो ये प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, संरक्षणात्मक श्रम विधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एन एम्प्लॉय ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट शैल बी इंटाइटल्ड फॉर बोनस टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय हैज वर्कड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज इन द एस्टेब्लिशमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। तो जब आप बोनस एक्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जब आप बोनस एक्ट 1965 पढ़ेंगे, तो उसमें स्पेशली मेंशन है कि आप बोनस के लिए एलिजिबल तभी हो। इसमें देखिए, इसमें एक बात कही है कि बोनस किसे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी फर्म में काम करते हैं, तो तो वहाँ पे और आपकी सैलरी कुछ लिमिट दी हुई है शायद, वो लिमिट मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप बोनस एक्ट में देख लेंगे। अगर आपकी सैलरी उससे कम है तो आपको साल में बोनस दिया जाएगा, और बोनस वो सैलरी का कितना परसेंट होता है, शायद 8% ऐसा कुछ होता है, आप देख लीजिएगा। आपको बोनस प्रोवाइड कराने का प्रावधान है। अब ये ऐसा बोल रहा है कि लेकिन आपको बोनस तभी मिलेगा जब आपने उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में, पर्टिकुलर कंपनी या फैक्ट्री में कम से कम 30 दिन काम किया हो, ठीक है ना। अगर आपने 30 दिन काम किया है तो आप बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बोनस एक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। चलिए एक बार उसको जरूर देखिएगा, वीडियो देखिएगा, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपका
कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 डेज, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ये हिंदी वाला सेक्शन है, जो अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, 30 दिन इसका राइट ऑप्शन होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने एलिमिनेट किया है, ये भी 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन हमने एलिमिनेट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मेड बाय रॉबर्ट एफ फॉक्सी द बिजनेस यूनियनिज्म इज आल्सो नोन एज। देखिए, जो बिजनेस यूनियनिज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बटर ब्रेड एंड बटर यूनियनिज्म, ठीक है ना। ये सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट फॉक्सी ने यूनियन का एक प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था कि इस टाइप के यूनियन होते हैं, ब्रेड एंड बटर यूनियनिज्म, रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म हो सकते हैं, फ्रेंडली यूनियनिज्म होता है, और एक होता है प्रेडियोटरी यूनियनिज्म। प्रेडियोटरी यूनियनिज्म जो केवल जो इनका जिनका जिनका अप्रोच क्या होता है, एंटी पुअर अप्रोच होता है, वो क्या होता है, प्रेडियोटरी यूनियनिज्म, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ब्रेड एंड बटर यूनियनिज्म को ही बिजनेस यूनियनिज्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट फॉक्सी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द आउट वर्कर इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। अब आउट वर्कर का यहाँ से क्या, यहाँ पे आउट वर्कर का मतलब क्या है, देखिए आउट वर्कर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉयर है, जो फैक्ट्री का एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो आपसे काम करवाना चाहता है, लेकिन वो आपको हायर नहीं करना चाहता, तो क्या करेगा, एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो कई सारे एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कंपनी से काम कर पाएगा। इससे फायदा ये होता है कि इस एम्प्लॉयर को जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, ठीक है ना, जो कई सारी स्कीम है, कई सारे कंप्लायंस है, वो फॉलो करने से ये बच जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्टर को ही जो आउट वर्कर का कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 से ये आउट वर्कर कॉन्सेप्ट आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। हिंदी वाले जो बच्चे हैं ये देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस कानून के अंतर्गत आउट वर्कर को परिभाषित किया गया है, तो ठेका श्रम विनिमय एवं उत्पाद अधिनियम 1970। चलिए देखते हैं आगे। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम ओनली व्हेन इट्स ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ नॉन लेस देन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने नाम में बदलाव निम्नलिखित में किसकी सहमति के बाद ही कर सकता है, ठीक है ना। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 काफी पुराना एक्ट है, आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो कोई चिंता की बात नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कुछ बातें उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वहाँ पे एक ट्रेड यूनियन, कुछ लोग मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना रहे हैं। तो अगर वो ट्रेड यूनियन आप कंपनी में रजिस्टर्ड करवाना चाहते, अगर उस ट्रेड यूनियन को आप देखिए, वो ट्रेड यूनियन वैलिड तभी होगी, वो ट्रेड यूनियन वैलिड तभी होगी जब वो 1926 के, नहीं वैलिड तो वैसे भी, सॉरी, वैलिड तो ट्रेड यूनियन वैसे भी, लेकिन जब वो 1926 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसे कई सारे गवर्नमेंट कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, इसे गवर्नमेंट रूप में, इसे नेशनल रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए तो ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करना चाहती है, ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करना चाहती है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, तो उस समय क्या होना चाहिए, कम से कम 7 मेंबर, कम से कम ये जो 7 मेंबर हैं, जो इस ट्रेड यूनियन के 7 मेंबर हैं, मान लीजिए आप लोगों ने, आप कुछ वर्कर हैं या मैं कुछ वर्कर हूँ, तो हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक यूनियन बनाते हैं, हमने मिलकर एक यूनियन बना लिया, ठीक है ना। अब हम उस यूनियन को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, ताकि हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिले, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम कब रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, रजिस्टर्ड कब करवा सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। तो ये जो 7 मेंबर है, ये जो हम लोगों ने मिलकर ट्रेड यूनियन बनाई है, तो हम में से कोई 7 मेंबर है जो इस ट्रेड यूनियन एक्ट के रूल को फॉलो करने के लिए साइन करता है, ठीक है ना। तो कम से कम 7 मेंबर इस रूल को फॉलो करने के लिए साइन करना चाहिए, ठीक है ना, कि 7 मेंबर यह सहमति दे कि वे ट्रेड यूनियन एक्ट के रूल को फॉलो करते हैं, वे इससे संतुष्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा मान लीजिए इस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, 100 वर्कर जो होना चाहिए इस कंपनी के, इस ट्रेड यूनियन में
के पार्ट होने चाहिए, ठीक है। अब आप इस ट्रेड यूनियन को तभी रजिस्टर्ड कर सकते हैं जब कम से कम 100 वर्कर इस ट्रेड यूनियन के पार्ट हो, या 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉय प्रेजेंट इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है उसका 10% अगर आपके ट्रेड यूनियन के पार्ट है तो वो किसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन हो गई। अब बात आती है कि अगर आप अपने ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना चाहते हो, तो देखिए अगर आप अपने ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप तभी कर पाओगे जब आपको 2/3 की मेजोरिटी हो, ठीक है ना। आप जितने भी मेंबर है तो उसमें 2/3 लोग नाम चेंज करने के लिए सहमत हो। उसके बाद जो आपका यूनियन का सेक्रेटरी है वो साइन करे, और उसमें 7 लोगों का और साइन हो के जाएगा वो रजिस्ट्रार के पास, वहां से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रार अपनी सहमति देके उसको चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन करिए, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहाँ से रिवीजन करिए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तब आप अपना कॉन्सेप्ट का जो भी कॉपी है, जो भी आपने बनाया है नोट्स, वो खोल के देखिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए, स्टे ट्यून ऑन एंड नेवर गिव अप। थैंक यू।